हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी ने बाल मनोविज्ञान का चैप्टर 2 पढ़ लिया था। यहाँ पर मैंने बाल मनोविज्ञान के चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न हमारे टेट, सुपर टेट और सीटेट की परीक्षा में बनते रहते हैं। तो बस आप इन प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं उनको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, विकास है। विकास है पोषण की स्थिति, परिपक्वता, अधिगम तथा क्षमताओं का संश्लेषण, वंशानुक्रम, वातावरण। तो आप सबको बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या हमारा विकास पोषण की स्थिति है? नहीं है। पोषण जो है हमारा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा है हमारा परिपक्वता, अधिगम तथा क्षमताओं का संश्लेषण। तीसरा है हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है हमारा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। वहीं वातावरण भी हमारा एक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन बी हमारा बचता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी को पता है कि विकास का मतलब होता है परिवर्तन। विकास का जो दूसरा नाम है वो परिवर्तन ही है। ठीक है, क्या है? परिवर्तन। अगर आप विकास को एक शब्द में डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? परिवर्तन। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है। जब कभी भी हमसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा कथन हमारा असत्य है या फिर कौन सा कथन हमारा सत्य है, तो आपको इसको हाईलाइट कर लेना है कि आपको असत्य कथन ढूंढना है। कौन सा? असत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, परीक्षाओं में आप इस तरीके के प्रश्न करने की जो संभावना है ना, वो बहुत ज़्यादा बनी रहती है कि हम गलत कर लेते हैं। तो इसलिए आप इसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको याद बना रहे कि असत्य कथन ढूंढना है हमें। ठीक है, तो हमसे पहला बोला गया है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये वाला कथन तो आप सभी को पता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। कैसे? क्योंकि विकास हमारा जन्म से शुरू होता है और हमारी डेथ तक, हमारी मृत्यु तक हमारा विकास चलता रहता है। इसीलिए विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, अगला है हमारा, विकास में परिवर्तन शामिल है। आप सभी को पता है कि विकास में परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, ये सारे परिवर्तन हमारे विकास के परिणाम स्वरूप ही हमारे अंदर विकसित होते हैं। ठीक है, तो विकास का दूसरा अर्थ आप सबको पता है कि विकास का जो दूसरा नाम है वो परिवर्तन ही है। तो हमारा दूसरा कथन तो सत्य हो गया। अगला है हमारा, सभी चरणों में विकास समान नहीं होता। आप सभी को पता है कि सभी चरणों में विकास हमारा समान नहीं होता। बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, फिर शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था में जाता है, तो तीनों अवस्था में बालक का विकास जो है चेंज होता रहता है। शैशवावस्था में बालक का विकास अलग होता है, बाल्यावस्था में अलग होता है, किशोरावस्था में विकास अलग तरीके से होता है। ये आगे आप जब विकास की अवस्थाएं जानेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में। अभी आपको इतना ही जानना है कि विकास जो है सभी चरणों में अलग अलग होता है, समान नहीं होता। अगला है हमारा, विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है। आप सभी को पता है कि विकास हमेशा हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है? विकास हमारा सामान्य से होता है। कहाँ से? सामान्य से होता है। सामान्य से विशेष की ओर होता है, ना कि विशेष से सामान्य की ओर। ठीक, आप समझ गए होंगे। ये मैंने आपको सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ विकास की विशेषताओं में बताई हुई हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को, पिछले वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, उसको ध्यान से देखें। उसके बाद आप MCQ लगाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है हमारा कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो आप सभी को पता है कि मैंने ये डेफिनेशन आपको पढ़ाई हुई है जब हमने चैप्टर पढ़ाया है। ठीक, तो हमने यहाँ पर की पॉइंट आपको जो नोट करवाया था वो था लगातार और धीरे धीरे। तो लगातार और धीरे धीरे की बात किसने कही थी? ऑप्शन में जान लेते हैं। हरलॉक ने, क्रो एवं क्रो ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। तो आप सभी को पता है कि हरलॉक ने बोला था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, क्या? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। ठीक है, नवीन विशेषताएं तो हमारी जो नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं के बारे में बात कही थी वो हरलॉक महोदय ने कही थी। वहीं क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? गर्भावस्था से शैशवावस्था के विकास को हम लोग क्या कहते हैं? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास को हम लोग बाल विकास कहते हैं। ये हमारे क्रो एंड क्रो ने कहा था। थॉर्नडाइक का कथन ये वाला नहीं है। स्किनर, आप सभी को पता है कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ये हमारे स्किनर साहब का कहना था। किसका था? स्किनर साहब का कहना था। अगला प्रश्न है हमारा, वृद्धि है। वृद्धि है हमारी मात्रात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक
इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि वृद्धि एक ऐसी चीज़ है जिसे आप माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। जैसे आप अपनी वजन को माप सकते हैं, आप अपनी ऊंचाई को माप सकते हैं कि हम कितने फुट के हैं, हमारा वजन कितने किलोग्राम है। वहीं आप विकास को माप नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा विकास 2 किलो हुआ है, मेरा विकास 10 किलो हुआ है। आप ये नहीं कह सकते। विकास को सिर्फ और सिर्फ आकलन किया जा सकता है, ठीक है, अनुमान लगाया जा सकता है, पर वृद्धि को आप माप सकते हैं। इसलिए वृद्धि हमारी क्या होती है? मात्रात्मक बोली जाती है कि वृद्धि हमारी मात्रात्मक होती है। ठीक, कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। वहीं विकास हमारा गुणात्मक होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये सारे कथन वाले जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि एक प्रश्न हमारा परीक्षा में, टेट की परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जरूर हमारे कथन से रहते हैं। तो कथन को आपको छोड़ के नहीं जाना है, बस कथन वाले जो हमारी डेफिनेशन है उनको बार बार पढ़ना है। ठीक, कि किसने क्या बोला है, आप बार बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे, और की जो टर्म है उनको ही आपको याद रखना है, सारा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, तो हमारा कथन किसका है ये वाला, कि बाल विकास गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन को कहते हैं। ठीक, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो आप सबको पता है कि ये हमारा क्रो एंड क्रो ने कहा है। किसने? क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, वहीं आप स्किनर के बारे में पढ़ चुके हैं। स्किनर ने क्या कहा है कि विकास एक धीरे धीरे और लगातार होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या कहा है ये आप आगे जानेंगे। कोहलर एक गेस्टोल्टवादी थे। ठीक है, कौन थे? गेस्टोल्टवादी। जब आप आगे गेस्टोल्टवाद पढ़ेंगे, गेस्टोल्टवाद, तो वहाँ जानेंगे कि कोहलर का कितना योगदान रहा है हमारे अधिगम के सिद्धांतों में। ठीक, थॉर्नडाइक कौन थे? थॉर्नडाइक हमारे व्यवहारवाद में आते हैं। किसमें? बिहेवियरिज्म में आते हैं। ठीक, तो ये आप आगे जानेंगे कि व्यवहारवाद क्या है, गेस्टोल्टवाद क्या है, रचनावाद क्या है, ये आप आगे जानेंगे। तो इसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस बने रहिए मेरे साथ। आपको बाल मनोविज्ञान जैसा सब्जेक्ट मैं बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी और आपको बहुत ही आसान बना दूंगी कि आप टेट जैसी परीक्षा में 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही साथ सुपर टेट में 10 में से 10 मार्क्स ला सकते हैं, और सीटेट में भी आप काफ़ी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इससे। अगला हमारा प्रश्न है कि कथन किसका है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसने कहा है? किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, स्किनर ने, हरलॉक ने। तो आप सभी को पता होगा कि ये डेफिनेशन जो है हमारी नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, जो हमने की पॉइंट नोट कराया था, वो हमारे हरलॉक महोदय का था। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कथन किसका है? बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, ये कथन किसका है? तो आप सभी को पता होगा कि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ। तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ का है, थॉर्नडाइक का है, ब्रूनर का है, या फिर आशुवेल का है? तो आप सबको पता है कि ये वाला कथन हमारा किसका है? वुडवर्थ साहब का है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि बालक का विकास जो है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। साथ ही साथ इनका ही कहना है कि आनुवंशिकता हमें क्षमता प्रोवाइड करता है, वहीं वातावरण हमें इन क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सेफेलोकोडल, जो सेफेलोकोडल मैंने पढ़ाया था आपको, सेफेलोकोडल लॉ के अनुसार विकास होता है। ये कोडल हटा दीजिएगा, यहाँ नियम है। ठीक, सेफेलोकोडल नियम के अनुसार कौन सा हमारा विकास होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सेफेलो का मतलब होता है सिर से होता है हमारा। ठीक, तो ऑप्शन ए है हमारा कि पहले केंद्र के निकट के अंगों का विकास होता है, फिर दूर के अंगों का विकास होता है। ऑप्शन बी है हमारा, पहले सिर बनता है, बाद में धड़, हाथ और पैर बनते हैं। ऑप्शन सी है हमारा कि ए और बी दोनों सत्य हैं, और ऑप्शन डी है हमारा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबको पता है कि सेफेलो का मतलब होता है, ये जो सेफेलो होता है हमारा, इस सेफेलो का मतलब होता है हमारा सिर। ठीक है, इसी लोग को हम लोग जो है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पहले हमारा सिर बनता है, सिर के बाद हमारा धड़ बनता है, और फिर उसके बाद हमारे हाथ बनते हैं, और सबसे बाद में हमारे पैरों का विकास होता है। तो ये सेफेलोकोडल लॉ है। वहीं आपका जो निकट से दूर का सिद्धांत है वो ये कहता है कि पहले केंद्र के निकट के अंगों का विकास होता है, उसके बाद केंद्र के दूर के अंगों का विकास होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा।
का सिद्धांत नहीं है। मैंने आप सबको बताया था जब कभी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं तो आपको ये नहीं वाले जो पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लेना है कि नहीं पूछा गया है हमसे। क्या पूछा गया है कि सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न गलत करने की संभावना है ना वो बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक। तो पहला है हमारा कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये वाला हमारा बिल्कुल सही है कि हमारा विकास जो है सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर होता है। अगला है हमारा निकट से दूर का सिद्धांत। आप सभी को पता है कि जो निकट से दूर का सिद्धांत है इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। क्या? प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। इनकी अंग्रेजी आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि प्रॉक्सिमो डिस्टल को हिंदी में लिख देते हैं एग्जाम में और पूछा जाता है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल के अनुसार हमारा विकास होता है। जैसे अभी मेरा सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सिफेलोकोडल के अनुसार विकास होता है, ठीक। हिंदी में लिख दिया था सिफेलोकोडल। तो हमें पता होना चाहिए कि सिफेलोकोडल को आप लोग हिंदी में मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत कहते हैं, वहीं आप निकट से दूर के सिद्धांत को प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। और प्रॉक्सिमो डिस्टल लॉ ये कहता है कि हमारा सबसे पहले केंद्र के पास जो अंग है उनका विकास होता है, वहीं केंद्र से दूर जाने पर अंगों का विकास बाद में होता है, ठीक है। अगला है हमारा सरल से जटिल का सिद्धांत। ये भी हमारा विकास का सिद्धांत है कि पहले हमारी क्रियाएं सरल होती हैं, उसके बाद वही क्रियाएं हमारी धीरे धीरे जटिल होती जाती हैं। अगला है हमारा विकास, वृद्धि एवं विकास की दर समान है। क्या आप इसको सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि वृद्धि और विकास दोनों की दर समान नहीं होती भाई, इन दोनों की दर अलग अलग होती है। इसीलिए हमारा विकास का ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि विकास का ये सिद्धांत नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा कि विकास प्रभावित होता है किससे? वृद्धि से, सामाजिक कारकों से, आर्थिक कारकों से, उपरोक्त सभी से। तो आप सभी को पता है कि मैंने विकास के जो कारक पढ़ाए थे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो उन सब में ये सारे पॉइंट्स आए थे कि वृद्धि हमारे विकास को प्रभावित करती है, सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं, आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है। इसलिए इसका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा कि विकास को ये सारे कारक हमारे प्रभावित करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विकास है कैसा है? मूर्त है, अमूर्त है, मूर्त एवं अमूर्त है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई मूर्त का मतलब क्या होता है। मूर्त का मतलब है जिसे आप अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख सकें, जो आपको दिख रहा हो, ठीक, तो वो होता है मूर्त, ठीक। वहीं अमूर्त क्या होता है? जिनको आप अपनी प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो होते हैं अमूर्त होते हैं, ठीक। तो विकास एक ऐसी चीज है ना जिसको आप माप नहीं सकते, ठीक है, माप नहीं सकते। ठीक, साथ ही साथ विकास का सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए विकास हमारा कैसा होता है? विकास हमारा अमूर्त होता है। भाई आप विकास को माप नहीं सकते, ना ही विकास को आप देख सकते हैं। क्या आप विकास को माप सकते हो? नहीं माप सकते हो। क्या आप विकास को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। आप वृद्धि को देख सकते हो कि मेरी ऊंचाई 2 फुट बढ़ी है, मेरी वजन में 4 किलो का जो है हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन आप विकास को नहीं बोल सकते। इसीलिए विकास हमारा अमूर्त होता है। कैसा होता है? अमूर्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है हमारा वृद्धि है मूर्त, अमूर्त, मूर्त एवं अमूर्त, इनमें से कोई नहीं। आप पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि मूर्त का मतलब होता है जिन्हें आप देख सकें, प्रत्यक्ष आंखों से देख सकें। अमूर्त का मतलब होता है जिन्हें आप प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते। तो वृद्धि एक ऐसी चीज है ना जिसको भाई आप देख सकते हो कि हमारा वजन 10 किलो बढ़ा है, हमारा वजन 20 किलो बढ़ा है, ठीक है। तो आप वृद्धि को देख सकते हैं, इसलिए वृद्धि हमारी क्या हुई? मूर्त हुई। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट होगा, ठीक। प्रश्न है हमारा कि विकास की प्रक्रिया चलती है किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, जन्म से मृत्यु तक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हमारा विकास कब तक चलता है। तो हमारा विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलता है, ठीक है। कब से कब तक? जन्म से मृत्यु तक चलता है, ठीक। जबकि वृद्धि हमारी एक निश्चित अवस्था में आने के बाद रुक जाती है। क्या होता है? रुक जाता है। विकास जो है हमारा जन्म से मृत्यु तक चलने के कारण इसको विकास को निरंतर प्रक्रिया कहा गया और निरंतरता का सिद्धांत इसीलिए दिया गया कि हमारा विकास जो है निरंतर चलता रहता है और साथ ही साथ हमारा विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक। प्रश्न है हमारा विकास में वृद्धि से तात्पर्य है क्या? आकार में वृद्धि, समझ में वृद्धि, सोच में वृद्धि, उपरोक्त सभी। ये वाला प्रश्न एक बार आपकी टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो अपने माइंड से फ्रेम किए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। तो आप इनको ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक।
तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार में वृद्धि, समझ में वृद्धि, सोच में वृद्धि, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। ठीक है। प्रश्न है हमारा, परिपक्वता का संबंध होता है वृद्धि से, विकास एवं वृद्धि से, विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो जो परिपक्वता होती है ना, मैच्योरिटी का सीधा संबंध हमारे विकास से होता है, डेवलपमेंट से होता है। किससे होता है? विकास से होता है। वृद्धि से इसका संबंध नहीं होता है। ठीक। प्रश्न है हमारा, विकास अंतःक्रिया है वातावरण की, वंशानुक्रम एवं वातावरण की, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि विकास हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा हमारा वुडवर्थ साहब ने कहा है। किसने? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक। वुडवर्थ ने कहा है कि हमारा विकास जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम हमें क्षमताएं प्रोवाइड करता है, हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वहीं इन क्षमताओं को विकसित करने का जो अवसर है ना, वो हमें वातावरण देता है। ठीक। प्रश्न है हमारा, कथन सत्य है, विकास को मापा जा सकता है। सबसे पहले तो आप हाईलाइट कर लीजिएगा, क्या पूछा है? सत्य कथन पूछा है आपसे, सत्य कथन। तो विकास को मापा जा सकता है, क्या आप विकास को माप सकते हैं? नहीं भाई, वृद्धि को माप सकते हैं। तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट हो गया, वृद्धि को मापा नहीं जा सकता। नहीं भाई, हम वृद्धि को माप सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। विकास का आकलन किया जा सकता है, बिल्कुल आप विकास का आकलन कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी एकदम सही होगा कि हमारा सत्य कथन ऑप्शन सी ही है। ठीक है। प्रश्न है हमारा, विकास में कौन से परिवर्तन शामिल हैं? तो कौन से परिवर्तन शामिल हैं? आकार में वृद्धि, अनुपात में वृद्धि, ग्रंथियों में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा ऑप्शन डी एकदम सही होगा, क्योंकि विकास में हमारा आकार में भी वृद्धि होती है, अनुपात में वृद्धि होती है। अनुपात का मतलब होता है शरीर के अंग जो हैं उनके अनुपात से हैं यहाँ पर। ग्रंथियों में वृद्धि, तो उपरोक्त सभी हमारा सही होगा। प्रश्न है हमारा, विकास के परिणाम स्वरूप कौन से मानसिक परिवर्तन होते हैं? मूल प्रवृत्तियों एवं संवेग में परिवर्तन, व्यवहारात्मक परिवर्तन, बौद्धिक क्रियाओं में परिवर्तन, उपरोक्त सभी। आप सभी को पता है कि मानसिक परिवर्तन में ये सारी क्रियाएं हमारी आती हैं, ये सारे परिवर्तन हमारे आते हैं। मूल प्रवृत्तियों और संवेगों में परिवर्तन भी आता है, व्यवहारात्मक परिवर्तन भी आते हैं और बौद्धिक क्रियाओं में परिवर्तन भी आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा एकदम सही होगा। प्रश्न है हमारा, विकास के रूप हैं, कौन से हैं? शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, नैतिक एवं सामाजिक विकास है, उपरोक्त सभी हैं। तो आप सभी को पता है कि उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि विकास के 5 रूप हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास एवं संवेगात्मक विकास। तो विकास के ये सारे रूप हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रश्न है हमारा, कथन किसका है? ये सारे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें ना तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाना है, ना ही मुझे ज़्यादा समझाना है, क्योंकि ये सारे आपको थोड़े से याद करने वाले पॉइंट्स होते हैं, जिनको आप बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न है हमारा, जीवन शक्ति के कारण ही बालक पूर्ण मनुष्य बन जाता है। तो ये कथन किसका है? थॉर्नडाइक का है, नन का है, स्किनर का है या फिर पॉलर का है? तो आप सभी को पता है ये कथन हमारे किसका है? नन का है। ठीक है। नन ने कहा है कि जीवन शक्ति के कारण ही बालक पूर्ण मनुष्य बन पाता है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कथन किसका है? ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, जिसको आपको याद रखना है। विकास हमारा गुणात्मक है, ये हमारा मैं काट दीजिएगा यहाँ से। विकास गुणात्मक है, जबकि वृद्धि एक परिमाणात्मक होती है। तो ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन है हमारे क्रो एंड क्रो, स्किनर, सोरेनसन, थॉर्नडाइक। तो आप सभी को पता होगा कि ये हमारा कथन सोरेनसन का है। ठीक है। वहीं हमारे विकास के बारे में स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कहा है कि विकास एक लगातार और निरंतर धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा, 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा। तो 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा है? स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने, पियाजे ने और डेविड आसोविल ने। तो आप सभी को पता है कि 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। किसने? क्रो एंड क्रो ने कहा है। प्रश्न है हमारा, कथन किसका है? बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। किसने कहा है? स्किनर, थॉर्नडाइक, कोफका और श्री अरविंद। आप सभी को पता है कि स्किनर हमारे व्यवहारवादी हैं, थॉर्नडाइक हमारे व्यवहारवादी हैं, वहीं कोफका हमारे गेस्टाल्टवादी हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो कथन है ना, वो श्री अरविंद जी का है कि
बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। ठीक, प्रश्न है हमारा, मोंटेसरी ने मुख्य रूप से बल दिया। तो मोंटेसरी ने मुख्य रूप से किस पर बल दिया? ऑप्शन से हमारे ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, गणित की शिक्षा तथा भाषा की शिक्षा पर। ऑप्शन है हमारा कर्म इंद्रियों की शिक्षा पर, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर, भाषा की शिक्षा पर। ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि मोंटेसरी ने जो कर्मेंद्रियों की शिक्षा है, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा है और साथ ही साथ भाषा की शिक्षा पर बल दिया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मोंटेसरी ने मुख्य रूप से बल किस पे दिया है? तो भाषा की शिक्षा पर बल दिया, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर बल दिया है। प्रश्न है हमारा, विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्या? नहीं। यहाँ पर नहीं को हाईलाइट कीजिएगा, हमें नहीं छांटना है। वृद्धि, उपलब्धि, जाति, संस्कृति। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है? ठीक, तो आप बताइए इसमें कौन सा है? तो हमारा उपलब्धि जो कारक है ना, उपलब्धि कारक हमारे विकास को प्रभावित नहीं करता है। वहीं वृद्धि हमारा विकास को प्रभावित करता है, जाति प्रभावित करता है, संस्कृति प्रभावित करती है। ठीक, प्रश्न है हमारा, विकास की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है विकास की विशेषता? अभिवृद्धि, निश्चित दिशा व लक्ष्य, परिवर्तनशीलता और एक निश्चित क्रम। आप सभी को पता है कि विकास जो होता है ना, विकास की एक निश्चित दिशा होता है और एक निश्चित लक्ष्य भी होता है। विकास का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। ठीक, आप सभी को ये भी पता है और साथ ही साथ आपको पता है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। तो हमारा जो अभिवृद्धि है ना, अभिवृद्धि हमारी विकास की विशेषता नहीं है। ठीक है, प्रश्न है हमारा, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है कौन सा? संस्कृति, शिक्षा, वृद्धि और सीखना। तो हमारे जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला मेन जो कारक होता है वो हमारा सीखना होता है, लर्निंग। लर्निंग हमारी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक, प्रश्न है हमारा, शारीरिक विकास में कौन से विकास शामिल है? संचार कौशल, आंतरिक अंगों का विकास, बाहरी अंगों का विकास, बी और सी दोनों। तो आप सभी को पता होगा कि शारीरिक विकास के अंतर्गत हमारे बाहरी अंगों का विकास भी आता है और आंतरिक अंगों का विकास भी आता है। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न है हमारा, विकास प्रारंभ होता है कब से? शैशवावस्था के प्रारंभ से, शैशवावस्था के मध्य से, प्रसव पूर्ण अवस्था से और शैशवावस्था के अंत से। तो आप सभी को पता है कि हमारा विकास जो है प्रसव पूर्ण अवस्था से प्रारंभ होता है और हमारी मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए विकास को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहा गया है। ठीक, प्रश्न है हमारा, बच्चों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है व्यायाम से, आहार से, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि हमारा शारीरिक विकास को व्यायाम भी प्रभावित करेगा और आहार भी प्रभावित करेगा। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न है हमारा, बौद्धिक विकास मुख्य रूप से विकास है किसका? संवेगों का, मूल प्रवृत्तियों का विकास, अवधारणाओं का विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो हमारा जो बौद्धिक विकास है ना, मुख्य रूप से अवधारणाओं के विकास से संबंधित होता है। किससे? अवधारणाओं के विकास से। प्रश्न है हमारा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? तो उद्दीपन का संवेग से, कल्पना से, प्रतिक्रिया से या फिर प्रयास से। ये वाला प्रश्न आपका एक बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है। तो जैसे विकास का संबंध परिपक्वता से होता है ना, वैसे ही उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है। किससे? प्रतिक्रिया से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति के अनुसार पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को लिंग विभेद सिखाना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। आप बताइए इनमें से क्या होगा? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए ये पूछा गया है। क्या उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर पढ़ाई करवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सभी को आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से समान मानना चाहिए, ऐसा कोई विभेद नहीं करना चाहिए। नहीं लिंग विभेद सिखाना चाहिए बच्चों को, लड़का लड़की वाला भेद भी नहीं सिखाना चाहिए, सबको समान ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो अध्यापक को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए? अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं उन सबको ध्यान में रखकर ही अपनी शिक्षण पद्धतियां अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट होगा कि अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न है हमारा, बालक चलने लगता है, यह उदाहरण है किसका? अधिगम का, परिपक्वता का, वृद्धि का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम का संबंध तो हमारे चलने से तो होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। परिपक्वता से, तो क्या परिपक्वता की वजह से ही हमारा बालक चलता है? जी हाँ। ठीक है, बच्चा अगर चलता है तो वो परिपक्वता के कारण ही चलता है, वृद्धि के कारण नहीं चलता है, ना ही अधिगम के कारण। ठीक,
प्रश्न है हमारा, शारीरिक विकास का मुख्य नियम है क्या? अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, इनमें से कोई नहीं। ये वाला प्रश्न आपका इस बार यूपी टेट की परीक्षा में आया था और पहले भी ये 2017 में आया था परीक्षा में। तो इसका आंसर होगा सी, कि हमारे द्रुतगामी विकास का नियम ही हमारा शारीरिक विकास का नियम कहलाता है। ठीक है। प्रश्न है हमारा, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से हैं? शारीरिक तत्व हैं, वंशानुक्रम तत्व हैं और सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हैं, आर्थिक तत्व हैं। तो बालक के सामाजिक विकास को क्या प्रभावित करेगा? क्या शारीरिक तत्व प्रभावित करेंगे? नहीं। वंशानुक्रम तत्व? बिल्कुल नहीं। तो हमारे सामाजिक परिवेशजन्य जो तत्व होंगे वो हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे, इसीलिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न है हमारा कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस नियम से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि हमारे विकास के किस नियम से संबंधित है। ऑप्शंस है हमारे अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या कहता है हमारा, कि विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, हमारे विकास में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सारे आपस में अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है। अगला है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, आप ये सब पढ़ चुके हैं। अंतः संबंध का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, निरंतरता का सिद्धांत भी आप पढ़ चुके हैं। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये निरंतरता का सिद्धांत ही कहता है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न है हमारा, बच्चों में वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भावात्मक विकास से या फिर नैतिक विकास से? तो वृद्धि का संबंध हमारे कौन से विकास से होता है, आप बताइए। तो वृद्धि का संबंध हमारा होता है शारीरिक विकास से। किससे होता है? शारीरिक विकास से होता है। ठीक, तो ऑप्शन ई हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न है हमारा कि विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आप सभी को पता है कि विकास का मेन जो सिद्धांत है वो यही है, निरंतरता का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत भी होता है और हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत भी होता है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हमारा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। ये हमारा इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर आनुवंशिकता कहते हैं? तो तत्परता तो कहेंगे भी नहीं, गतिशीलता भी नहीं कहेंगे, आनुवंशिकता भी नहीं कहेंगे, अभिवृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे? शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। ठीक, जैसे कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको अपना स्मार्ट अजम्पशन अप्लाई करना है। कैसे? कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको ऑप्शन जो है हटाने की कोशिश करना है कि ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। तो जो बचे हुए ऑप्शन से अगर आप उनमें से छांटेंगे तो आपको बड़ी सुविधा होगी सही आंसर टिक करने में। तो आप अपने स्मार्ट अजम्पशन अप्लाई कीजिए और रिजेक्ट करने की कोशिश किया करिए, तो आपको अपना एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सीरीज भी पसंद आई होगी। यदि आपको इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए बाल मनोविज्ञान में तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।